जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने मई 22 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन एकदम जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और एटलीस्ट अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो कम से कम दो, और अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो कम से कम पांच में आपने एग्जामिशन का सोचा होगा कि भाई मैं इतने में तो एग्जामिशन स्कोर करूंगा या करूंगी। आपकी इसी थिंकिंग को, आपके इसी प्लान को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके संग शेयर कर रहा हूं एएस की रिवीजन सीरीज। जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं करने क्या वाला हूं आपके संग पहले एएस के विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। देखिए, टाइम में लगाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, बट ना टाइम में थोड़ा जितना कम कर सकूं, इस टाइम लिमिट को जितना कम कर सकूं उतना बेटर है। क्योंकि आपको ना एग्जाम में टाइम की थोड़ी वो रहती है, तंगी रहती है कि भाई मैं इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा एज वेल एज, बट मैं उसमें ना कोई कॉन्सेप्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर इंपॉर्टेंट है और टाइम लग रहा होगा तो आई विल बी देयर, नो डाउट अबाउट इट। दूसरा, आपके संग में पास्ट ईयर के क्वेश्चन विद एनालिटिकल व्यू कि भाई ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं, एग्जाम में इस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो आपसे सारी बातें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अब कर क्या रहे हैं, हम एएस वन को स्टार्ट कर रहे हैं आपके संग रिवाइज करना। स्टार्ट कर रहा हूं आपके संग, प्लीज फोकस। ओके, चलिए। सबसे पहले एएस वन, नाम आपको पता ही है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। मैं ना आपके संग इस एएस को, मैं आपके संग इस एएस का सबसे पहले नाम का एनालाइज करना चाहता हूं। भैया नाम तो हमें पता ही है, तो नाम का क्या एनालाइज करने वाले हो? मैंने कहा देखो, एक अप्रोच ये होती है कि एएस को सिर्फ पढ़ते चले जाओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि भाई मैं लिख लूं। बट याद रखिएगा, कल को आपको आर्टिकल, आपकी आर्टिकलशिप शुरू करनी है। उस आर्टिकलशिप के इंटरव्यू से लेकर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होने तक ये एएससी आपका साथ देंगे। क्योंकि देखो, आपको पता है, आपके सीनियर्स को पता है कि आपने इंडियस नहीं पढ़ा हुआ है, इंडियस आपका फाइनल का टॉपिक है। बट उनको ये पक्का पता है कि ये बंदा एएस सारे पढ़ के आया हुआ है। सो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप एएस पे अपना आपका एनालिटिकल व्यू क्लियर है। आपसे वो कह रहा है डिस्क्लोजर देना है, आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा है, तो उसको समझने की कोशिश नहीं करी, कभी उसका इंडस्ट्री एप्लीकेशन नहीं देखा। तो वो आपको वहां पर क्या करेगा, थोड़ा सा हर्ट करेगा। सो इसीलिए एकदम नीच लेवल से शुरू करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। यार, डिस्क्लोजर का वर्ड अगर आप अपने बुक में, डिक्शनरी में कहीं चेक करोगे ना, या फोन की डिक्शनरी में, तो सिंपल आपको एक चीज पता चलेगी कि कोई ऐसी चीज सबको बताना जो सीक्रेट थी। कोई ऐसी चीज सबको बताना जो सीक्रेट थी। क्या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सीक्रेट्स होते हैं? देखो, द आंसर इज कि आप बिल्कुल एप्लीकेबल मत कर देना कि क्या सीक्रेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो हम सबको बता देंगे। नहीं, मींस ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज फॉलो हो रही है, जो मेथड्स लगाए जा रहे हैं, उनका डिस्क्लोजर की बात कर रहा है यहाँ पर। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, आगे लिखा हुआ है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो किसका? अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हो सकता है हर किसी को ना पता हो, उसका आप क्या करोगे, डिस्क्लोजर करोगे, हर किसी को बताओगे पकड़ पकड़ के। भैया पकड़ पकड़ के बताएंगे, थोड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं होगा? बेटा, पकड़ पकड़ के बताने का मतलब यह है कि आप उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ नोट्स टू अकाउंट्स के नीचे शो करोगे। ठीक है। दूसरा, मैंने यहां पर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज की ना एक डेफिनेशन दे रखी है। आपको एक बात मैं बता दूं, अकाउंटिंग पॉलिसीज की कभी डेफिनेशन ना आज तक पिछले 7-8 सालों में तो नहीं पूछी गई है कि व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, कभी नहीं पूछी गई है। बट आपको मैं बता दूं, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो सिंपल क्या लिख के रखा हुआ है मैंने, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर मेथड्स एंड प्रिंसिपल। सबसे पहले यहां बात करते हैं क्या मेथड और क्या प्रिंसिपल। या फिर एक बार पढ़ ले, चलो एक बार पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स applied while preparing and presenting financial statement। बेटा, प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे कोई दो अलग अलग व्यू नहीं है। मींस आप बनाते समय और जब आप उसको प्रेजेंटेशन के व्यू से कर रहे हो, तो आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज का एप्लीकेशन करा हुआ है। अब यहाँ पर मेथड्स और प्रिंसिपल्स में मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ रुक के, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड व्हाट इज प्रिंसिपल। ध्यान से सुनना। बेटा, डेप्रिसिएशन का चैप्टर क्लास 11 से शुरू हो जाता है अपना। पक्की बात है, हम सब पढ़ के आए हुए हैं। डेप्रिसिएशन जो मेथड लगा रहे हैं वो क्या है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप उसे बात करें तो आप ये कह रहे हो कि फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन हम किस मेथड पे कर रहे हैं, क्योंकि फिक्स एसेट पे ही लगता है डेप्रिसिएशन। तो अगर फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, तो किस पॉलिसीज पे चार्ज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अब यही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? आपका अकाउंटिंग मेथड है। यही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपका क्या है? अकाउंटिंग मेथड है। अब आपको मैं AS2 में, जो कि इसका नेक्स्ट AS है, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है। अब वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के अंदर बेटा मैं आपके संग शुरू हो जाऊंगा लिफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, ये तीनों मेथड में तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब ये जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, ये क्या है? ये भी तो मेथड है कि भाई हम इन्वेंट्री को किस तरीके से वैल्यूएट कर रहे हैं, ये भी एक मेथड है। तीसरा, आपको क्या करना होता है? इन्वेस्टमेंट को आपको वैल्यू करना होता है।
आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं, ये भी आपका मेथड या फिर प्रिंसिपल है। अब ये जो 3 एग्जांपल दिए, आप समझिए, डेप्रिसिएशन, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को आप किस तरीके से वैल्यूएट कर रहे हैं। बेटा किसी को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कैसे पता चलेगा कि इसने एसएलएम लगाया है, डब्ल्यूडीबी लगाया है? भैया नोट्स टू अकाउंट देख के पता चल जाएगा। मैंने कहा मान लो वहां भी आपने डिस्क्लोजर नहीं दे रखा, तो सिंपली है कि भाई आप इसका एक डिस्क्लोजर मार दो कि वी आर क्या कहते हैं, डेप्रिशिएटिंग अवर फिक्स एसेट ऑन द बेसिस ऑफ एसएलएम और डब्ल्यूडीबी एंड व्हाटएवर, या फिर यूओपी, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कुछ भी है आप उसे वहां पर क्या कर दो, डिस्क्लोज कर दो। तो बेटा होता क्या है, जो फाइनेंशियल यूजर है उसके लिए चीज इजी हो जाती है ना, कि हाँ वो उसने पढ़ा, वो समझ जाएगा कि डब्ल्यूडीबी लगा रखा है इन लोगों ने और क्या कहते हैं उस पर वैल्यूएशन कर रखी है। अब इन्वेंट्री देखकर, इन्वेंट्री आपको पता ही है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, अगर आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो, गुड्स प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री हो, तो आपकी इन्वेंट्री हमेशा क्या रहती है, कितनी हाईली वैल्यूड होती है। उसमें फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं, उसमें लूप होल के चांसेस ज्यादा हैं। बेटा इन्वेंट्री ऑडिट तक करवाते हैं ना लोग आजकल तो, कि भाई हमारी इन्वेंट्री की ऑडिट कर दो। करने गए होगे आप लोग भी स्टॉक ऑडिट, सॉरी करने जाओगे आप लोग भी स्टॉक ऑडिट, बड़ी बड़ी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाओगे, उनके वेयर हाउस में जाओगे, स्टॉक की ऑडिट करोगे, जिसे स्टॉक ऑडिट कहते हैं। सिंपल है क्या बेटा, जो कंपनी स्टॉक ऑडिट करा रहे हैं, भले ही वो प्रोसीजर आपको बहुत बोरिंग लगेगा कि पता नहीं क्या करा रहे हैं स्टॉक ऑडिट, आप ये बात समझो ना कि आपके सीए को इसी चीज के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए होंगे यार, तो फिर कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस रखता होगा ना। अब उस स्टॉक इन्वेंट्री की जिसकी ऑडिट हो रही है, आपको ये लिखना भी बहुत जरूरी होना चाहिए कि भाई आपने ये वैल्यूएशन किस तरीके से करी है, लीफो पे करिए, फीफो पे करिए, वेटेड एवरेज पे करिए, तो आपको डिस्क्लोज करना है। और सिंपल बात है, देखो एक बात सिंपल मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुकना। चलिए, एक डिस्टरबेंस थी साउंड की, इसलिए मैंने वो ठीक कर दी है, अब आपको नहीं आएगी। तो सिंपल है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये सबको हमने क्या कहा कि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, और आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज शो करनी चाहिए कि आपने कौन सा प्रोसीजर या फिर कौन सा मेथड फॉलो किया है। ठीक है, अब ना थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपको एक चीज दिखा के लाते हैं। यहां पर मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए लिखा हुआ है यूज इन बिजनेस। देखो एक बात समझो, कल को तुम्हें अगेन आर्टिकलशिप करनी है, आप बात समझना, कल को आप आर्टिकलशिप करने जाओगे, आपके सामने एचआर बैठेगा और एचआर आपको आधे घंटे पकाएगा, पकाएगा यानी कि आपकी ओरिएंटेशन करेगा कि भाई ये पहन के आना है, वो पहन के आना है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आप किसी क्लाइंट के वहां गए हो और आपने फॉर्मल्स नहीं पहने, और जबकि उनकी पॉलिसीज है कि भाई फॉर्मल पहन के आना है, तो क्या ये आपके यूज में, रेलेवेंस में आती है, क्या ये बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से काम में आती है? द आंसर इज नो। तो इससे मेरा बताने का ये मतलब है कि बेटा आपको वो अकाउंटिंग पॉलिसी रखनी है जिसका सच में कोई रेलेवेंस हो बिजनेस के लिए, जो सच में यूज हुई हो। तो ये सब चीजें जो पॉलिसीज है, ऑफिस पॉलिसीज, उसको आप अकाउंटिंग पॉलिसी से मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ ली, यहाँ 3 एग्जांपल लिख के दे रखे हैं मैंने, और एक एग्जांपल का एडिशन मैंने यहाँ पर जो करा हुआ है बच्चों, वो ये वाला है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो प्लीज एक बार इसको भी देख लेना कि भाई आप किससे कर रहे हो ट्रीटमेंट गुडविल। भैया गुडविल के मेथड तो हमें याद ही नहीं है, नालायको। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन में 2 पार्ट, सुपर प्रॉफिट से या फिर एवरेज प्रॉफिट से। तो ये सारे मेथड्स है ना, तो आपको बताना चाहिए कि किस तरीके से आप वैल्यू कर रहे हो। ठीक है, आगे आपको मैंने लिखा हुआ है, ये जो लाइन मैं पहले ही बता चुका हूं कि सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो, उसको आपको एक जगह लिख के दिखाना है। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख के दिखाना होगा, तो एक जगह कहां? तो मैंने कहा सबसे लास्ट में, यहां पर आपको मैंने यही लिख के दिखा होगा कि प्रिपरेशन के समय आपको क्या करना हुआ है, एक जगह आपको इस अकाउंटिंग पॉलिसीज को लिखा के दिखाना है डिस्क्लोजर में। ठीक है, ओके। अब ना आप आ जाओ 11th के लेवल पे। भैया 11th के लेवल पे क्यों? मैंने कहा क्योंकि ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आपके घर में आपके छोटे भाई बहन है, या फिर आपके पास आपकी 11th की बुक है, या फिर आपके पास पीडीएफ सर्च कर लेना कहीं भी, आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो आगे के हैं और जो रेलेवेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, ये दोनों मेथड आपको आपकी आईपीसीसी में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं इंटरमीडिएट में। साथ ही साथ ये 11th का कॉन्सेप्ट है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन या फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग में 3 एजम्पशन है। कौन कौन सी बोलो? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा यही याद करके खत्म कर दो, फिर बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अपने को, अपन सीधा आंसर लिखेंगे। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? अब मेरे बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसको बताने का रीजन ये है कि भाई कंपनी लॉ के हिसाब से एज पर एएस आपको हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आप ये 3 चीजें तो फॉलो कर ही रहे हो। भैया कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम एज पर एएस ये 3 चीज एज्यूम करते हैं कि आप ये तीनों चीजों कर ही रहे हो, कर ही रहे हो, कर ही रहे हो। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भैया इसका मतलब क्या है? व्हाट इज गोइंग कंसर्न, व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी? मैंने कहा आ गया आपके सामने एग्जांपल, और ध्यान से सुनना। सबसे पहले गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं, तो गोइंग कंसर्न पे आ जाता हूं। भाई गोइंग कंसर्न का मतलब है गोइंग। ठीक है, मतलब वाह, गोइंग कंसर्न का मतलब है गोइंग। अब आप लोग ताली बजाना शुरू कर चुके होंगे, ध्यान से सुनना, बात छोड़ो, मजाक छोड़ो।
गोइंग कंसर्न का मतलब है कि आपके बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। भैया कहीं आपका कहने का ये मतलब तो नहीं है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, इसे लिक्विडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बेचने की, इसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं और इसी का मतलब है गोइंग कंसर्न। अब बेटा बहुत तगड़ा एग्जांपल आ रहा है और प्रैक्टिकल इंडस्ट्री से आ रहा है। 2016 में आपकी किंगफिशर, बहुत लोगों के मुंह में पानी आ चुका होगा किंगफिशर के नाम पे ही, आय हाय, छोड़ो उसको। किंगफिशर के नाम पे आपने क्या करा कि भाई सॉरी, मेरा भी दिमाग थोड़ा इधर उधर चला गया, सॉरी। किंगफिशर कंपनी को आईबीसी के दौरान लिक्विडेट करने का ऑर्डर आ चुका था 2016 में। आईबीसी आप आगे जाके ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का एक लॉ पढ़ोगे आप फाइनल में, तो वो क्या है पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा कि विजय माल्या जी के लिए या फिर किंगफिशर के लिए आया हुआ था। दैट इज ट्रू, कोई उसमें लॉजिक है नहीं कि उसमें कोई बात गलत है, बिल्कुल सही है वो। आपको मैं बता रहा हूं। अब एक बात बताओ, 2015-16 में फाइनेंशियल क्लोज हुए होंगे किंगफिशर के, भले ही जीरो टर्नओवर पे हुए तो होंगे, तो क्या वहां पर ये गोइंग कंसर्न एज्यूम करा गया होगा? क्या वहां पर ये गोइंग कंसर्न एज्यूम किया गया होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि बेटा साफ पता था ना कि अगले साल ये बिजनेस क्या हो जाएगा, लिक्विडेट होने वाला है, बिकने वाला है, बंद होने वाला है, पक्की बात है। तो वहां उसके अकाउंटेंट ने क्या कुछ हरकत करी होगी वो मैं आगे बताऊंगा, पहले एक बार पढ़ लो। इट मींस वी ऑलवेज अज्यूम दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू इट्स बिजनेस फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। फोर्सेबल फ्यूचर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोर्सेबल फ्यूचर? मींस आप कह सकते हो मिनिमम 12 मंथ्स, मिनिमम 12 मंथ्स की, यानी कि अगर मैं 2015-16 की बना रहा हूं तो 16-17 में तो ये कंपनी बंद नहीं होने वाली। अगर मैं 2015-16 के लिए फाइनेंशियल्स बना रहा हूं तो 15-16 के लिए बना रहा हूं तो 16-17 में ये कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी। कम से कम 12 महीने तो मान ही लो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम हमें पता नहीं है ना कि कब तक चलेगी, तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम कहते हैं कि 12 महीने कम से कम तो लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मतलब था। अब यहां पर मैंने आपको एक पंच लाइन ऐड करी हुई है, नेदर नीड नॉट इंटेंशन टू लिक्विडेट, ना ही इसकी नीड है और ना ही इसकी इंटेंशन है। आईबीसी के उसमें विजय माल्या की इंटेंशन भी इसको बेचने की थी और आईबीसी के दौरान इसको बेचना जरूरी भी था, तो नीड भी थी और इंटेंशन भी थी, सिंपल। अब इन तीनों के नीचे ना मैं आपको एक चीज लिखाऊंगा, इफ नॉट फॉलोड, अगर ये फॉलो नहीं हुई है। अब मान लो गोइंग कंसर्न आपका फॉलो नहीं है तो आपको क्या करना है? अगर आपका गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हुआ है तो आपको क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज पर आईबीसी। मैं तो उसका किंगफिशर का एग्जांपल ले रहा हूं। एज पर आईबीसी 2016 देयर इज नीड टू लिक्विडेट किंगफिशर एयरलाइंस या फिर जो भी है किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड, सो गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड बाय व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम फॉलो नहीं कर रहे। भैया क्या इफेक्ट आएगा? प्रोविजंस नहीं बने होंगे। अब बात समझो, प्रोविजंस बिल्कुल नहीं बने होंगे। क्यों? प्रोविजंस बनते कब है? फ्यूचर ईयर के लिए। बेटा यहां पर कौन सा फ्यूचर ईयर? कोई भी डेटर क्रेडिटर को ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं दिखाया होगा कि हम 5 साल बाद पेमेंट करेंगे, उसको आपको शॉर्ट करना पड़ा होगा। आप बात समझिए ना, कल को इंडस्ट्री में जाओगे, 5 साल के लिए आपने डिवेंचर उठा रखे थे मार्केट से, बेटा कंपनी अगले साल लिक्विडेट हो रही है, डिवेंचर आपका वेट करेगा क्या? तो आपको उसे शॉर्ट टर्म बोरिंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये क्या था, हल्का सा इंपैक्ट था गोइंग कंसर्न का, जो आपसे पूछेगा नहीं, बट याद रखिएगा नवंबर 2015 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जेप्शन। तो अब वहां पर जो बच्चे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग याद करके नहीं गए थे दो दो लाइन, उनको मार खानी पड़ी होगी। 5 नंबर का क्वेश्चन था नवंबर 2015 में। भैया आप थोड़ी आएगा बेटा, इंस्टीट्यूट से लड़ाई नहीं करनी, इंस्टीट्यूट के साथ रहना है। ओके वी वांट सम चेंजेस, बट ठीक है, आपको काम तो अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट के साथ ही करना है। ओके कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है, कंसिस्टेंसी या तुम लोग नहीं जानते, मीन सिंपल, आप लोग कंसिस्टेंटली सीए फाइनल के लिए पढ़ रहे हो, क्यों? ताकि आप सीए इंटर में पास हो जाओ और सीए फाइनल में जंप कर दो। तो कंसिस्टेंटली आप पढ़ रहे हो, उसी तरीके से जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप लगा रहे हो कंसिस्टेंटली लगाओ यार। ये नहीं कि एक साल लगा रहे हो दूसरे साल भूल गए, एक साल लगाई फिर भूल गए, 2-4 साल भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी पॉलिसी चल रही है उसको रेगुलरली बेसिस पे फॉलो करो, एज वेल एज ईयर एंड के अलावा उसको चेंज मत करो। एज पर ईयर एंड के अलावा उसको चेंज मत करो। मींस आप क्या कर रहे थे, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपका एसएलएम चल रहा था, आपको 6 महीने बाद पता नहीं क्या हुआ, आप डब्ल्यूडीपी पे शिफ्ट करना चाहते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो चेंज तो आपको रीजन देना पड़ेगा। अगेन भाई अगर रिक्वायर्ड है तो डिस्क्लोजर दो। अब वो डिस्क्लोजर आपका एक आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा इसी एएस में, वो बाद में बात करूंगा। तीसरा आ रहा हूं मैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। भैया व्हाट इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? बेटा देखो अकाउंटिंग सिर्फ दो तरीके से होती है, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। भैया मतलब समझा दीजिए बिल्कुल डिटेल में। मैंने कहा देखो ध्यान से सुनना, कैश बेसिस में क्या होता है कि आप सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, ओनली कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड और आर रिकॉर्डेड, ठीक है, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होती है। बट एज पर एएस1 इस चीज को इग्नोर कर दिया गया और कहा गया कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करो, मींस कैश ट्रांजैक्शन रेलेवेंट नहीं है।
अगर आपका कैश में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस वो इंसिडेंट हो चुका है तो आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। भैया क्या आप इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड? मैंने कहा मैं बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना, और ये आपने अपनी लाइफ में भी किया होगा ये चीज। सुनो, रेंट पे करने की एंट्री बताओ। भैया कैसी छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो, हम इंटर के बच्चे हैं, इतने भी छोटे नहीं है। मैंने कहा बताओ तो सही। आपने कहा कैश अकाउंट डेबिट। मैंने कहा हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या मैं कैश की एंट्री मान रहा हूँ? क्या एंट्री करवाई आपने मेरे से? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पक्की बात, डटे रहना। ओके भैया, अगर रेंट पे नहीं किया तो? हमने कहा कोई एंट्री नहीं करेंगे। बेटा कैश बेसिस के लिए अगर आप ये कह रहे हो कि हाँ अगर हमने रेंट पे नहीं करा है तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, आई एम विद यू, नो डाउट अबाउट इट। बट एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको क्या सिखाया गया था? अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। आई होप आप भी मेरे पीछे पीछे यही बोल रहे होंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। बेटा व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने एक्सपेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? लाइबिलिटी में। पक्की बात है, आप अपने एक्सपेंस को लायबिलिटी में बना रहे हो। बेटा कोई रेलेवेंस है इस चीज का? इस बात का कोई रेलेवेंस आज से पहले सोचा कभी तुमने कि ऐसा क्यों करते हो? नालायको 11th में ही बताते हैं हम लोग। समझा करो, बात को एनालाइज करना सीखा करो। आप एक्सपेंस को अपनी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या इसकी कोई नीड है? द आंसर इज यस। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिस पीरियड का एक्सपेंस है उसी पीरियड में बुक होना चाहिए। अगर आप रेंट आउटस्टैंडिंग को 2 साल बाद पे कर रहे हो तो बेटा इस साल के पीएनएल में हिट कैसे कराओगे उसको? तो रेंट आउटस्टैंडिंग करके। क्या करके? रेंट आउटस्टैंडिंग करके। तो बात समझना, तो एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसीलिए जरूरी थी क्योंकि पीरियड बेसिस मैटर करता था। एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन बाद में होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आप एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में क्रिएट कर रहे हो। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के नाम से, ताकि आप अपने पीएनएल को इफेक्ट ना करो। अपने आप पीएनएल को करेक्ट इफेक्ट करो कि भाई इस साल का खर्चा इस साल के पीएनएल में रिकॉर्ड हो चुका है। दिस इज कॉल्ड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और अगर आप कैश बेसिस कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आप कैश बेसिस कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कमॉन बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपको लगता है इजी है बट पेपर में पूछ दिया तो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि हम लिखना नहीं जानते। तो लिखना भी सही से लिखना। ये जो दो दो तीन तीन लाइन लिखी है ना मैंने, ये स्पेसिफिकली सही है। अब आप कहोगे कि सजेस्टेड आंसर से मैच कर रही है क्या? बेटा सजेस्टेड आंसर से ना हमारे जो एग्जामिनर होते हैं जो चेक करते हैं वो एक एक लाइन चेक नहीं करते। बिकॉज आपको अच्छे से पता होगा, आपके टीचर्स ने, आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि जो पेपर चेक करने वाले होते हैं वो भी सीए ही होते हैं, हमारी तरह वेल क्वालिफाइड सीए होते हैं जो हमारे सीए इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो बेटा वो अपने पर्सपेक्टिव से चेक करते हैं। सजेस्टेड आंसर आपके लिए है कि आप इनको पढ़ो और इस हिसाब से आंसर दिया करो। एकदम वर्ड टू वर्ड मैच नहीं होता। सो 3 तरीके की मैंने आपको पढ़ाई, गोइंग कंसर्न, एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कंसिस्टेंसी। तीनों को एक एक बार रिवाइज जरूर कर लेना घर में क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके रखो क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा हाउ टू सिलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज। भैया अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप सिलेक्ट किस तरीके से करते हो? तो आप कहोगे जिस चीज की नीड होती है उस चीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आंसर इज रॉन्ग। बेटा वो तो एक है ही कि अगर आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी करनी है तो आपको जरूरत है तो आप उस तरीके से कर लेते हो। बट क्या प्रोस्पेक्टिव होता है, किस तरीके से देखते हो कि हाँ लीफो ही हमारे लिए बेटर है। अगर आपने मेथड ऑफ इन्वेंटरी में लीफो चुना हुआ है तो आपके लिए लीफो ही बेटर क्यों है? आपके लिए फीफो ही क्यों बेटर है? आपके लिए वेटेड एवरेज ही क्यों बेटर है? तो आप इस चीज को एनालाइज करते हो ना। अब ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बात सुनना। बेटा लीफो कुछ इंडस्ट्री को सूट करेगा और कुछ इंडस्ट्री को फीफो सूट करेगा। ध्यान से सुनना, आप ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो, आप ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ऑडिट करने जा रहे हो, आप फीफो वहां पर एप्लीकेबल मत होने देना। पूछो क्यों? अब आप ध्यान से सुनो, ब्रेड क्या होती है? 3-4 दिन में खराब हो जाती है। ध्यान से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं मैं, बट इंडस्ट्री में एकदम हिट करेंगे बेटा आपको। लीफो अगर वहां वो फॉलो कर रहा है तो आप कहोगे बहुत अच्छी बात है, फीफो मत करने देना। क्यों? क्योंकि फीफो का मतलब होता है, अब मान लीजिए परसों संडे था, कल संडे था, संडे की ब्रेड पड़ी हुई थी और मंडे को भी यहां पर ब्रेड आई। उसने क्या करा? संडे, अच्छा आज ट्यूसडे, ट्यूसडे का एग्जांपल लेता हूं। ट्यूसडे है, जय हनुमान जी, ठीक है, ओके। ध्यान से सुनना, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को ब्रेड आई हुई है और मंडे को भी ब्रेड आई थी और संडे को भी ब्रेड आई थी। एज पर फीफो आप कस्टमर को ये वाली ब्रेड दोगे, भाई ये जो नई ब्रेड आई है ना ये ले जाओ भाई, भैया वो पीछे वाली दे दो ना, ना ना वो तो संडे मंडे को आई थी तो ये नहीं ले जा। बेटा ब्रेड मैन्युफैक्चरर अगर ऐसा करने लग गया या फिर ब्रेड ट्रेडर ऐसा करने लग गया तो उसकी वो वाली ब्रेड तो खराब हो जाएगी, जबकि उसकी डेट ही 2-3 दिन की है। तो उसको पहले क्या बेचनी चाहिए? ये वाली बेचनी चाहिए, यानी कि जो लास्ट में आई है, लास्ट इन, जो लास्ट में आई है उसको क्या करो? पहले बेचो। भाई आप समझो ना, तो लीफो मेथड उस इंडस्ट्री को क्या करेगा? सूट करेगा। फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाई फर्स्ट इन यानी कि, अच्छा एक मिनट, मैंने इसमें एक चीज में गलती करी। फीफो कौन सा मेथड है कि भाई ये जो ब्रेड वाली मैन्युफैक्चरिंग है इसमें फर्स्ट फीफो लगना चाहिए, इसमें लीफो नहीं लगना चाहिए। तो जो फर्स्ट में आया, जो पहले आया वही पहले जाएगा।
ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग में आपको फीफो लगाना चाहिए, लीफो नहीं होना चाहिए वहां पर। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट आया वही फर्स्ट आउट होना चाहिए। अगर वहां पर वो लीफो अप्लाई कर रहा है, अगेन अगर वहां पर वो लीफो अप्लाई कर रहा है तो आप लीफो अप्लाई नहीं करने दोगे, क्योंकि जो लास्ट में आया है वो पहले नहीं जाएगा, वो बाद में जाएगा। पहले पहले वाला स्टॉक तो देखो, जो लास्ट में आया है उसको इन्वेंटरी में पड़े रहने दो, ठीक है। ये ब्रेड मैन्युफैक्चर का एग्जांपल इसीलिए लिया मैंने क्योंकि हम डेली लाइफ में इसको फील करते हैं। ओके, अब इसी तरीके से हमारे अकाउंटिंग एएस ने, एएस1 ने किस तरीके से बोला कि आपको अकाउंट ये सिलेक्ट करना चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ। दो तरीके की कंसिडरेशन दे रखी है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वो सिलेक्ट करो। यही मैंने आपको यहाँ लिख के भी दे रखा है कि जो चीज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या दे, ट्रू एंड फेयर व्यू दे, उसको सिलेक्ट कर लो। मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। मेरा मतलब है यहाँ पर सेकेंडरी कंसिडरेशन से, और सेकेंडरी कंसिडरेशन ही मैं आपके संग डिस्कस करने वाला हूँ। सेकेंडरी कंसिडरेशन में आपको तीन चीजें बता रखी है मैंने, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड तीसरा है आपका प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और तीसरा है आपका मटेरियलिटी। सॉरी, कौन कौन से तीन है? प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। तीन आपके हैं, आपके कंसिडरेशन। तीनों को मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूं और विद अ लाइव एग्जांपल आपके संग डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। बेटा, प्रूडेंस का मतलब है कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का एक मतलब बताया जाता है कंजर्वेटिज्म, और सही है। देखो सिंपल बात है, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है या एक्सपेंस होने वाला है, तो एएस कहता है उसको रिकॉर्ड कर लो आज, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है विद इन 12 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स आपका कोई लॉस होने वाला है, आप उसको रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ये इनकम हो जाएगी, शायद आपको ये रिसीव्ड हो जाएगा, तो आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। मीन सिंपल, आप एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड कर लो, अगर वो अनसर्टेन है तो भी रिकॉर्ड कर लो। बट आप इनकम को कब रिकॉर्ड करोगे? जब वो सर्टेन हो जाएंगे, एज पर AS9 रिवेन्यू रिकग्निशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एज जब वो सर्टेन हो जाए, जब वो एकदम फिक्स हो जाए, तब आप इसको रिकॉर्ड करो। देखो अब हुआ क्या, आपने 10 करोड़ रुपए के डेटर्स थे, आपके आपके कितने के डेटर्स थे? 10 करोड़ रुपए के आपके बेटा डेटर्स थे। चलो इस एग्जांपल को कर लेते हैं। 10 करोड़ के आपके डेटर थे, ठीक है। आपको पता चला कि आपका एक डेटर मिस्टर ए था, आपका एक डेटर मिस्टर ए था, जो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? वो इंसॉल्वेंट हो गया, और इंसॉल्वेंट होने की वजह से आपको मार्केट में उड़ती खबर आई कि बेटा उसने आपके 2 करोड़ रुपए ले रखे थे, जो वो पे नहीं कर पाएगा, जो वो पे बिल्कुल नहीं कर पाएगा। लिक्विडेट हो रही है, उसकी सारी चीजें बिक रही हैं, वो आपको पे नहीं कर पाएगा। अच्छा, देयर इज चांसेस कि वो आपको पे नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या कहती है, आपको AS1 बोलता है कोई बात नहीं, आप इसको प्रोविजन में रिकॉर्ड कर लो। और प्रोविजन किस चीज का बनाओगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का बना लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का बना लो। क्यों? क्योंकि अभी डाउट है, इसने पे नहीं करना, और अगर एकदम कंफर्म करते तो बैड डेट बना के खत्म करना। मींस भैया उसकी तरफ से तो हमें कोई कॉल नहीं आया, ये तो मार्केट में उड़ती खबर हमने एनालाइज करी। यस, AS1 बोलता है कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है देयर इज एस्टिमेशन कि भाई वो पे नहीं करेगा, आप रिकॉर्ड कर लो। सर्टेन है, अनसर्टेन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनसर्टेन है तो भी रिकॉर्ड कर लो, तो सर्टेन की तो बात ही खत्म हुई। बट आपको पता चला कि कोई एक बड़ी कंपनी है, वो आपको ऑर्डर देने वाली है अगले 1 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपए का, और जिससे आपका जो रेवेन्यू है वो 2 करोड़ तो है ही है, आपका जो मार्जिन है, नेट मार्जिन बनेगा वो 20 लाख रुपए बनेगा, 10% का 20 लाख बनेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मार्जिन को रिकॉर्ड कर लो बुक्स में, नहीं। बिकॉज जब तक वो हमारे संग एग्रीमेंट ना कर ले, जब तक हमें वो पेमेंट ना कर दे, या फिर जब तक हम उसका काम स्टार्ट ना कर दे, तब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अभी सर्टेन होना बाकी है। बिकॉज देयर इज अ ह्यूज चांस कि वो हमें एग्रीमेंट ना, हमें क्या ना दे, कॉन्ट्रैक्ट ना दे। बेटा जिस दिन वो एग्रीमेंट साइन कर ले, जिस दिन हमारे संग वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, उस दिन हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इनकम को कब रिकॉर्ड करना है? जब एकदम फिक्स है, तय है कि होगा ही होगा, रिसीव होना ही होना है। बट एक्सपेंस को और लॉसेस को कब रिकॉर्ड करना है? बेटा लग रहा है होगा, रिकॉर्ड कर लो। AS1 बोलता है दिस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। याद रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म। आइए पढ़ा देते हैं आपको एक बार। जी, बीइंग कंजर्वेटिव लिखा हो क्या है, देखो देखना ध्यान से। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन एस्टिमेशन बेसिस बट इनकम ऑन सर्टेन बेसिस। अगर आपको अंदाजन है कि ये एक्सपेंस होगा, रिकॉर्ड कर लो। बट अगर आप अनसर्टेन हो तो इनकम रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा, इनकम शुड बी सर्टेन, क्योंकि मेरा एएस हिल जाएगा एक, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मैंने एग्जांपल दे रखा है, आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल आएगा इसका भी। इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू फैक्ट्स। बेटा फैक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है, आपको किसको इंपॉर्टेंस देनी है? फैक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी है। दैट मींस यहां पर एक चीज भी लिखी हुई है, रियलिटी वर्सेस लीगल स्टेटस। रियलिटी वर्सेस लीगल स्टेटस, ये बात समझ नहीं आ रही, मैंने कहा समझा दूं क्या? पक्का एक तगड़े वाला एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। हायर परचेज, आप लोग फाउंडेशन में पढ़ के आए हो,
पढ़ के आए हो ना हायर परचेस? चलो भैया नहीं पढ़ा था हमने, यहाँ पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ तो आपका टॉपिक है हायर परचेस का। चलिए हायर परचेस में क्या होता है, और छोड़ो यार तुमने हायर परचेस पढ़ा है नहीं पढ़ा, सिंपल। तुम लोग फोन लेते हो, ईएमआई पे लेते हो, पक्की बात है, भैया हम तो कैश में लेते हैं। अरे नालायको, मान लो ना आप ईएमआई पे लेते हो, ठीक है बेटा, उसको क्या कहते हैं, हायर परचेस। आपने कोई चीज इंस्टॉलमेंट में ली, अब भले ही वो फाइनेंशियल वो क्या है वो छोड़ दो, आपने क्या ली, इंस्टॉलमेंट पे ली, वो है क्या, हायर परचेज है। आप उससे क्या बोलते हो कि भाई आप हमें हमारी एसेट दे दो, एसेट को यूज करने का राइट दे दो, हम आपको क्या करेंगे, विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम या फिर मंथली बेसिस पे हम आपको पेमेंट करेंगे और हम इसके ऑनर बन जाएंगे, ठीक है। बेटा आपने कोई मोबाइल खरीदा, आपके जेब में जब वो मोबाइल होता है और आपका दोस्त पूछता है किसका मोबाइल है, तो क्या बताते हो कि मैंने एबीसी कम्युनिकेशन लिमिटेड से इसे ईएमआई पे खरीदा है, तो अभी तो ये उसका है, बट जैसे जैसे मैं पेमेंट दे दूंगा ये मेरा हो जाएगा। क्या ऐसा बोलते हो? बिल्कुल नहीं बोलते ना ऐसा। रियलिटी में क्या बोलते हो, मेरा फोन है, और अपने दोस्त को एक लगाते भी हो कान पे खींच के, यार तू कैसी बात कर रहा है, मेरे जेब में है तो मेरा ही फोन है ना, सीए स्टूडेंट है हम लोग चोरी थोड़ी करते हैं, बाकी बात अलग है, बट अभी हम बिल्कुल नहीं करते, तो फिर तू हम मेरे पे डाउट क्यों कर रहा है, आप यही बोलोगे उससे बात। तो सिंपल, जो आपको ये उसको डाउट बता रहे हो, आप रियलिटी बता रहे हो, तो कंपनी भी तो यही कहती है, अगर आपने कोई प्लांट, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट्स, कोई व्हीकल आपने हायर परचेस पे खरीदा है, आप उसके रियल ओनर होते भी नहीं हो अनटिल अनलेस आप उसकी पेमेंट पूरी ना कर दो। बट आप क्या एंट्री करोगे, पूरी एंट्री करते हो कि भाई हमने कार खरीद ली, टू हायर परचेज, जो भी एंट्री करते हो अलग बात है। दैट मीन्स लीगल स्टेटस मैटर नहीं करता, आपको रियलिटी पे मैटर करना है। एसेट है हमारे पास आ गई, लीगल स्टेटस अभी किसी के पास भी है, कंपनी यूज कर रही है ना, तो आप उसको करो। क्यों? क्योंकि अब सिंपल बात समझो, अगर 10 लाख की एसेट आपने खरीदी है, हायर परचेस पे खरीदी है, और आप उसे रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहे हो बुक में, और 5 साल तक यूज करते जा रहे हो उसको, भाई आप उससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, बेच रहे हो, माल को खरीद रहे हो, तो सिंपल है ना, डेप्रिसिएशन का कॉस्ट मिस हो रहा है आपका। आप डेप्रिसिएशन ज्यादा कर ही नहीं रहे हो चार्ज, तो आपका पीएनएल का नेट प्रॉफिट जो है वो बेवजह बढ़ा हुआ आ रहा है, ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है, क्योंकि आप इसको चार्ज नहीं कर रहे हो। दूसरा, जब आप इसको पीएनएल में चार्ज नहीं कर रहे हो, तो एज पर इनकम टैक्स भी आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत है। तो सिंपल ये बात थी इसकी, तो ये आपको पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द फैक्ट। तीसरा है मटेरियलिटी, मतलब व्हाइल प्रिपेयरिंग हम ना एक रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, हर चीज के लिए एएस नहीं बन सकते, हर चीज के लिए पॉलिसीज नहीं बन सकती, हर चीज के लिए तो एएस भी नहीं है। तो देखो अब चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस क्या है, मटेरियलिटी का देखो मतलब यहाँ पर ये है, 10 करोड़ की कोई मान लो मेरी कंपनी का रेवेन्यू है 10 करोड़, तो मेरे लिए 1 करोड़ की ट्रांजेक्शन, मतलब 1 करोड़ का कोई क्या कहते हैं बैड डेट कितना ज्यादा मैटर करता है। बट अगर वहीं रिलायंस फाउंडेशन की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रियल की बात करें, आरआईएल की, तो उसके लिए क्या 1 करोड़ के बैड डेट्स कोई बड़े मायने रखते हैं? आंसर इज नो। जिनका टर्नओवर 10,000 करोड़ हो उनके लिए 1 करोड़ के टर्नओवर, 1 करोड़ का बैड डेट्स कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो ये दो चीजें बताई मैंने आपको, तो ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द कंसिडरेशन व्हाइल ऑप्टिंग फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो आपको ये तीनों चीजें लिखनी है, कौन कौन सी, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी, और इनकी एक एक दो दो लाइन। ओके, अब ना मैं आपको यहां पर ला रहा हूं दोबारा से पीछे, और यहां पर मैंने आपको हाईलाइट कराई हुई है चीजें, डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड फॉर चेंज विद रीजन, और यहां पर एक मार्क भी लगाया हुआ है। क्या था बेटा? कंसिस्टेंसी भैया, और आपने नीचे क्या लिखा है हमें पता नहीं चल रहा, मैंने कहा देखो मुझे पता चल रहा है, ध्यान से सुनना। अच्छा, कंसिस्टेंसी का मतलब बताओ मुझे, कंसिस्टेंसी का मतलब बताओ। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे थे उसको फॉलो करते आओ, पक्की बात है, उसको बाय द रीजन की कोई रीजन आप चेंज मत करो। बट व्हाट इफ अगर हमें उसे 6 महीने में या साल भर में चेंज करना है, तो क्या करना होगा? तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आएगी। अब ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किस तरीके से होती है? तो 3 तरीके से, एज पर लॉ, एज पर एएस एंड बेटर प्रेजेंटेशन। 3 चीजें दे रखी है मैंने, एज पर लॉ, एज पर एएस, या फिर एज पर बेटर प्रेजेंटेशन एंड कॉन्सेप्ट, आप इसको चेंज कर सकते हो। पक्की बात है, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, आगे मैं बताऊंगा आपको आंसर को किस तरीके से ऑप्ट करना है, क्योंकि क्योंकि आपके यही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उस पूरे व्यू को छोड़ दो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ बिल्कुल फोकस करना, वरना मेरा पूरा का पूरा मिथ खराब हो जाएगा कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज के रीजन बता दिया मैंने, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देख लो, क्या दे रखा है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में? पहला दे रखा है ओल्ड पॉलिसी, क्या फॉलो कर रहे थे, न्यू पॉलिसी, क्या फॉलो करने वाले हो, चेंज इन पॉलिसी मतलब रीजन, कि रीजन क्या है, चौथा इफेक्ट क्या है। अब इफेक्ट की बात करता हूं, पहले मैं एक एक बात करता हूं। अब मान लीजिए पहले आप एसएलएम फॉलो कर रहे थे, अब आप डब्ल्यूडीवी पे जाना चाहते हो, एसएलएम पे कितना डेप्रिसिएशन लग रहा था वो आपको पता होना चाहिए, डब्ल्यूडीवी पे कितना हो रहा था ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन बताएगा। आपको ओल्ड पॉलिसी में क्या लिखना है कि वी आर फॉलोइंग एसएलएम, न्यू पॉलिसी में क्या लिखना है, वी आर गोइंग टू फॉलो डब्ल्यूडीवी। पक्की बात है, रीजन फॉर चेंज, बेटर प्रेजेंटेशन, कुछ भी है वो क्वेश्चन पे पढ़ के लिखना होता है मैं, ठीक है। चौथा, चेंज इन इफेक्ट। अब इफेक्ट किसमें देखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इस इफेक्ट को ध्यान से समझना, मान लो आप लोग
एसएलएम फॉलो कर रहे थे, डब्ल्यूडीवी पे आ रहे हो, बेटर प्रेजेंटेशन आपने लिख दिया होगा। यहां पर आपका डेप्रिसिएशन कितना चल रहा था, 5 करोड़ चार्ज होता था, बट जब आपने ये फॉलो करना शुरू कर दिया तो आपका 4 करोड़ हो रहा था। अब यहां ध्यान से मेरी बात सुनना, मीन्स अब पीएनएल में कितना चार्ज होगा, 4 करोड़। अगर हम एसएलएम करते तो कितना चार्ज होता, 5 करोड़। दैट मीन्स 1 करोड़ का हमारा प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होगा। अब आपको यहां रीजन में लिखना पड़ेगा इफेक्ट में कि प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारा, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ इंक्रीज हो रहा है। पक्की बात है, तो ये आपको रीजन में लिख के देना और यही आपको मैं आगे जाके क्वेश्चंस में करवाने भी वाला हूं। भैया फैक्ट में यार देखो, अगर जहां पर कोई रीजन नहीं मिल रहा ना, या मॉनेटरी टर्म्स में आपको पता ही नहीं चल पा रहा, तो वहां फैक्ट लिखोगे कि भाई हो सकता है हम इस वजह से चेंज कर रहे हैं और ये इफेक्ट आ सकता है। जहां मॉनेटरी इफेक्ट हो सकते हैं कैलकुलेट, वहां मॉनेटरी इफेक्ट करो, जहां फैक्ट हो सकते हैं वहां फैक्ट करो। बेटा मैंने अपना एएस खत्म कर दिया, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ डिस्क्लोजर। मैंने डिस्क्लोजर का मतलब, अब मैं आपको एक बार एसएम पे ले चलता हूं, यानी कि स्टडी मैट पे ले चलता हूं आपको, और फिर प्रीवियस ईयर का आपको एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या करना करा हुआ है और क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। ये आपका एसएमई है ना, ये देख तो वैसा ही रहा है, नालायक को इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिस मत क्या करो। ओके, सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, बेटा हमने एक टिक करते चलेंगे जो जो हमने कर लिए। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ बहुत अच्छे से चार्ट बना के आपको ये लिखा हुआ है, चार्ट वो वाला नहीं, मतलब ये वाला, कि इफ फॉलोड नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, बट इफ नॉट फॉलो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, पक्की बात है, यह बात हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आइए, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक दो लाइन यहाँ से पढ़ लेना। हालांकि मैंने भी पॉइंट्स यहीं से उठा के लिखे हुए हैं और आप बना के भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करी हुई है, तो एग्जांपल दे रखे हैं कि भैया इन्वेंटरीज में लीफो फीफो क्या मैच कर रहे हो वो कर लो, कैश फ्लो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या लगा रहे हो वो कर लो। सीएफएस का मैंने एग्जांपल इसीलिए नहीं दिया क्योंकि एएस3 हो सकता है आपने ना करा हो, कवर कर लिया होगा, पर फिर भी ओके। आपको बताया गया कि प्रूडेंस का क्या मतलब है, भाई वही चीज की देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड में पढ़ा देता हूँ आपको। Provision should be credited for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represent only a best estimate। means आपको पता भी नहीं है, हो सकता है ना वो 2 करोड़ रुपए में से, जो अभी एग्जांपल ले रहा था मैं आपको, 50 लाख रुपए पे कर दे, 1 करोड़ रुपए पे कर दे, बट आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 करोड़ के बना दो, एएस आपसे कुछ नहीं कहेगा, ऑडिटर आपसे कल को कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा है आपका, अच्छा यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर है कि एग्जांपल है छोटा सा, मैं इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी को लेकर है, कुछ इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, भाई क्या करना है आपको, सब्सटेंस को अकाउंट करना है, मटीरियलिटी देखनी है, क्या कहते हैं, ये मैटर नहीं करता कि लीगल स्टेटस इसके पास है, मटीरियलिटी के बारे में बात करी हुई है। मींस सारी जो एएस बनेंगे, जो पॉलिसीज बनेंगी वो मटीरियल आइटम्स के लिए होंगी और ये चेंज होगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ठीक है, ओके, मैनर ऑफ डिस्क्लोजर बताया हुआ है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिल्कुल क्लोज में करना चाहिए। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अब देखो यहाँ पर ना आपको सारी बातें मैं बताऊंगा, बट यहाँ पर दो चीजें देख लो। देखो मटेरियल है तो ऑब्वियसली करंट पीरियड में होगा, और याद रखना जिसका डिस्क्लोजर है वो उसी पीरियड में जाएगा, ये नहीं कि उसके 5 साल बाद दे रहे हो, क्योंकि फिर तो हमारा फुलफिल ही नहीं हुआ ना, हमारा हमारा गोल अकम्प्लिश्ड ही नहीं हुआ कि आपने चेंज करा आज और आप 2 साल बाद उसका डिस्क्लोजर दे रहे हो। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। ओके, अब देखो नॉट मटेरियल इन करंट पीरियड बट एसेटेनेबल इन लेटर पीरियड्स, तो इसका क्या दे दो बेटा, फैक्ट दे दो आप, एटलीस्ट फैक्ट तो दे दो। अगर मॉनेटरी नहीं दे पा सकते तो फैक्ट दे दो, अगर मॉनेटरी और नॉन असर्टेन है तो फैक्ट देना आपको दोनों केसेस में। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन ना एक तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन मैंने आप एग्जाम में 4 से 5 बार देखा हुआ है एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिखेगा आपको, ध्यान से पढ़ना इसको, मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसीलिए रुका हूं क्योंकि पिछले 2 एग्जाम्पल में मैं नहीं रुका आपके लिए। ओके, ध्यान से सुनना, अ सिंपल डिस्क्लोजर दैट एन अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन चेंज इज नॉट अ मच यूज फॉर अ रीडर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द इफेक्ट ऑफ चेंज, पता नहीं क्या बोला हुआ है, छोड़ दो मैटर पढ़ो। द इफेक्ट ऑफ चेंज शुड देयरफॉर ही डिस्क्लोज वेरेवर असर्टेनेबल। सपोज, आपको एक एग्जांपल यहां से शुरू है, suppose a company has switched over to weighted average formula for ascertaining cost of inventory from the earlier practice of using FIFO। मींस पहले क्या यूज कर रही थी, FIFO, अब क्या यूज करना चाहती है, weighted average। ठीक है, इफ द कंपनी इन्वेंट्री बाय FIFO इज 2 लाख रुपए, भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 2 लाख रुपए, बाय वेटेड एवरेज कितनी हो रही है, 1,80,000 रुपए। अब मेरे पास ध्यान से सुनो बेटा, जितनी हाई आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है उतना ही आपका प्रॉफिट ज्यादा आता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट अपने माइंड में प्रिपेयर कर सकते हो तो करो, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग इन्वेंट्री करो। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख है तो उधर आपका जीपी ज्यादा आ रहा होगा, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000 है तो आपका जो नेट प्रॉफिट जीपी है वो 20,000 रुपए से कम आ रहा होगा, पक्की बात है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पुल डाउन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय ₹20,000, आपको बता दिया। ये छोटा सा एग्जांपल है, इसको मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा अभी आपको, आगे चलिए इसको मैं भी क्वेश्चन में दिखाता हूँ, बातें इन्होंने भी कर रखी है। ठीक है, आ जाओ, बोला था मैंने क्वेश्चन में दिखाऊं, क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एमएस प्रशांत लिमिटेड, अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2000 जो भी है,
X2 amounts to 1,63,000 on the basis of FIFO method. Okay. वही वाला दिख रहा है मेरे को, तो आपको पता नहीं दिखना शुरू हुआ या नहीं। FIFO मेथड से कैलसी उठा लिया मैंने। द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज फ्रॉम FIFO मेथड टू वेटेड एवरेज मेथड। कहां से जाना चाहता है? FIFO से वेटेड एवरेज पे। जाने दो, रोक नहीं सकते तुम लोग, डिस्क्लोजर दे दो बस, ठीक है। डिस्क्लोजर भी बताऊंगा सारे। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी बेटा? 1,47,000 रुपए। एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2000 जो भी है अमाउंट टू 1,95,000। पहले मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, आप एक चीज दिमाग में डाल लो, वैसे मैं AS2 में डाल दूंगा, अगर आपको नहीं डालनी है तो डाल लो, मतलब AS2 आपने नहीं पढ़ा है तो बस यहाँ पे डाल लो। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, लेवर, वाह, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। दोबारा से, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर मतलब ये कि आपकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए की और मार्केट में 80,000 की बिक रही है, तो बेटा आपको उसको रियलाइज करना है 80,000 पे। अगर आपकी कॉस्ट 2,00,000 रुपए है, मार्केट में 2,20,000 की हो रही है, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है 2,00,000 में। मींस आपको मार्केट वैल्यू का डिक्रीजमेंट देखना है कि अगर डिक्रीज हो रही है तो उस तरफ मूव करो, अदरवाइज आपकी कॉस्ट सही है। आपकी कॉस्ट अगर बढ़ रही ज्यादा है तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है नीचे की तरफ तो आपको मार्केट वैल्यू करनी है, बट मार्केट वैल्यू ज्यादा ऊपर जा रही है तो मत करो, क्योंकि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो अब यहां पर देखिए आपको अमाउंट कितने पे करना है? 137 पे। रियलाइजेबल वैल्यू कितनी देखिए? 1,95,000। बेटा इस वैल्यू को प्लीज मेरे आंखों के आगे से हटा दो। हटा दिया मैंने, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच इज लोअर, तो 1,47,000। ध्यान से सुनना, जब आप, अच्छा इंस्टीट्यूट ना एक चीज बहुत अच्छी करती है, वो किसी भी लेवल की बात करो, क्वेश्चन को चेंज ही नहीं करती। मतलब यहां भी वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है, वहां भी डिक्रीज ही हो रही थी। बेटा अभी आपको एक और चीज दिखाऊंगा, उसमें भी आपको होगा कि क्या, मतलब हद ही है, छोड़ो क्या बात करें। कितनी है? 1,63,000, 1,47,000 हो गई। 16,000 रुपए से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम वैल्यूट हो रही है। कुछ बच्चे इसी को लेके भागने लग गए थे और कहे कि भाई हमारे तो इंक्रीज हो रही है, तो नहीं। अब देखो 16,000 रुपए से आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, तो अगेन आप अगर अपने माइंड में बना सकते हो, तो मैंने बोला था यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बनाओ और आपको ये दिखेगा कि 16,000 से आपका कम जा रहा है, तो उसी वजह से आपका जीपी भी क्या होगा? 16,000 रुपए से कम आएगा, पक्की बात है। अब यहाँ पर इनका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देते हैं। अगर मैं इसे एज अ स्टूडेंट देखूं तो मैं इसे कैसा लिखता? एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ MS क्या कहते हैं चेंज इन। अब यहाँ पर क्या हुआ है? अब यहाँ पर ये लाइन आपको पूरी पूरी लिखनी है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज मटेरियल इफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन हमें याद रह सकती है। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन मुझे याद रह सकती है। इन द केस ऑफ प्रशांत लिमिटेड वी आर फॉलोइंग ओल्ड पॉलिसी। अब ऐसे या तो लिख लो, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि ओल्ड पॉलिसी क्या फॉलो कर रहे थे हम लोग। आप लिख के दिखाओगे फीफो, ठीक है। न्यू पॉलिसी वेटेड, ठीक है। रीजन फॉर चेंज, कुछ नहीं मिलता था तो हम लोग भी अपने टाइम पे लिख देते थे बेटर प्रेजेंटेशन, वही लिखना आप भी, ठीक है। अब चेंज इन इफेक्ट लिख देना या फिर इफेक्ट लिख देना, चेंज इन PNL। तो भाई क्या लिखोगे? आपकी 16,000 रुपए से आपका प्रॉफिट कम आएगा। क्या इन्होंने भी यही चीज लिखी है? आंसर इज यस। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन माय सब्जेक्ट, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने आपकी अपनी ना वो एग्जामिनेशन स्कोर करी हुई है, बट उससे कोई मैटर नहीं करता, मैं बता क्यों रहा हूँ वो सुनना। दिस इज स्टूडेंट टू स्टूडेंट, नॉट आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट अ टीचर एट दिस टाइम। जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, मैं टीचर नहीं हूँ, आपसे एज ए स्टूडेंट बात करता हूँ, एज अ सीनियर बात कर रहा हूँ। बेटा इतना हम भी याद नहीं करके गए थे, ये पूरा याद कर पाना ना मेरे बस की नहीं थी, और अगर मैं याद करके रट भी लेता तो पेपर में नहीं लिख पाता। तो सिंपल है, जो हमारे टीचर थे उस समय बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने भी यही बताया हमें कि भाई इतना भी आपको मैच नहीं करना होता है, सजेस्टेड आंसर तो अपना बेस्ट देगा ना कि भाई इतना लिखो तब हम मार्क्स देंगे, बट एग्जामिनर को हमें बस समझाना है कि भाई ये चीजें हैं, हमने ये चीजें एनालाइज करी है, वो आपका एनालिटिकल पॉइंट जिस दिन पकड़ लेगा आपको पूरे के पूरे मार्क्स देगा। और मुझे लगता है मेरे एज के क्वेश्चन हमेशा सही गए होंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से प्रेजेंट करना सीखा हुआ था कि मुझे प्रेजेंटेशन किस तरीके से दे रही है, तो आपको ये पूरा नहीं पढ़ना। हालांकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लाइन तक मैंने भी कॉपी करी हुई थी कि भाई अगर चेंज है तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब देखो द अमाउंट ऑफ विच, अब ध्यान से सुनना, वो सारी बातें यहाँ पर बस लिटरेचर फॉर्म में है। द अमाउंट ऑफ बाय विच एनी आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अफेक्टेड बाय सच चेंज शुड बी डिस्क्लोज टू द एक्सटेंड असरटेनेबल, वेयर सच अमाउंट इज नॉट असरटेनेबल, भाई नहीं है तो फैक्ट शुड बी गिवन। ये बात अभी मैं ऊपर ही बात करके आ चुका हूं आपसे, आप इसे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखते तो चलता। द कंपनी वैल्यूज, अब आगे आ रहा हूं, अच्छा यहाँ पर लिखा होगा द प्रशांत लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द चेंज इन वैल्यूएशन मेथड ऑफ इन्वेंटरी एंड इट्स इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पूरी एएस की लैंग्वेज है, आप इसको थोड़ा बहुत बना के लिखोगे चलेगा, बट हाँ पहली लाइन तो यही होनी चाहिए, एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इफ देयर इज एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर देन डिस्क्लोजर ऑफ दैट चेंज शुड बी डिस्क्लोज इन दैट फाइनेंशियल ईयर एज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल।
लिख लिया इतना और अच्छी प्रेजेंटेशन चलेगी। अब ओल्ड पॉलिसी न्यू पॉलिसी लिख के भी काम चलाओगे तो वही चलेगा, क्योंकि इसने भी कुछ अलग नहीं करा हुआ है। द कंपनी वैल्यूएट्स इन्वेंटरी एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी since net realizable value of all items on inventory in the current period was greater than respective cost. The company values the inventory at cost. In the present year, the company has changed to weighted average method, which better reflects the consumption pattern. बस वही है, better presentation लिखा था. For ascertaining inventory cost from the earlier practice of using FIFO for the purpose, the change has reduced the current profit and the valuation of inventory by 16,000. थोड़ा सा इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे तो क्लाइंट को या फिर एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। तो इसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखो। दूसरा है जगन्नाथ लिमिटेड। ऐसा क्वेश्चन जो 2012 के बाद कभी चेंज नहीं हुआ, इस बार जो चेंज हुआ वो मैं बता देता हूँ। पहले ना यहाँ एक पॉइंट सेकंड होता था डेप्रिसिएशन को लेकर, अब वो पॉइंट है नहीं तो वो मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा, पर वो पॉइंट हुआ करता था कि पहले हम डब्ल्यूडीबी पे करते थे, अब एसएलएम पे कर रहे हो, क्या इफेक्ट आना चाहिए। क्वेश्चन को मोटा मोटी बता दूं मैं आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। आपको तीन चीजें दे रखी है, कंपनी बोल रही है कि हमारा जो प्रोजेक्टेड टर्नओवर नेट प्रॉफिट है वो इतना होना चाहिए, हुआ इतना, बताओ क्या क्या करना चाहिए। इन तीनों केसेस को इंडिविजुअली सॉल्व करना है आपको। देखो वैल्यू ईयर एंड इन्वेंटरी एट वर्क कॉस्ट 50 करोड़ पे कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द हियर टू द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी एट द प्राइम कॉस्ट कितने पे कर रहे हो आप, 30 करोड़ पे। अब किस पे कर रहे हो आप, 50 करोड़ पे। अगर आप आपकी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी 50 करोड़ पे कर रहे हो तो दैट मींस आप सिंपल ये बोलोगे कि 20 करोड़ का तो आपका टर्नओवर यहीं बढ़ गया, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन जो भी कह लो यहीं बढ़ गया है, अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक बात बोली होगी कि आफ्टर सेल एक्सपेंसेस हम ना क्या करते थे, उसका प्रोविजन बनाते थे। बट अब हम उसका प्रोविजन नहीं बनाएंगे, हम उसे क्या करेंगे, हर बार हम उसे रिकॉर्ड करेंगे एट द टाइम ऑफ अकरेंस। तो इसमें एएस को कोई दिक्कत नहीं है, एएस भी कहेगा कोई बात नहीं रिकॉर्ड कर लो। और अगर क्योंकि आप प्रोविजन नहीं बनाओगे तो आपका प्रॉफिट फिर से बढ़ेगा, तो आपको प्रोविजन नहीं बनानी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, खत्म कहानी। यही केस था इसका, अभी नीचे जाके मैं पढ़ा दूंगा। 600 करोड़ पे हम यहाँ पर कह रहे होंगे कि 2% अब बनाते थे, अब नहीं बनाएंगे, तो यानी कि 12 करोड़ की यहाँ पर बचत है, ठीक है। प्रोवाइड द परमानेंट फॉल करने की कोशिश कर रहे हैं हम 10 करोड़ की। बेटा अब मैं आपको आंसर पढ़ाना चाहूंगा यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी। देखो अब क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 20 करोड़, ऑब्वियसली 30 करोड़ से 50 करोड़ की वैल्यूएशन कर रहे हो तो 20 करोड़ से बढ़ेगा ही। अगेन 12 करोड़, देन दैट वुड हैव बीन द केस द ओल्ड पॉलिसी वे टू बी कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट में 12 करोड़ इंक्रीज क्यों हुआ, बेटा प्रोविजन बना नहीं रहे हो तो 12 करोड़ इंक्रीज ही होगा, बट जिस टाइम होगा उस टाइम आप एक्सपेंस को क्या कर लेना, रियलाइज कर लेना। अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंपनी को डिक्रीज करना पड़ेगा क्या, 10 करोड़ रुपए का, क्यों, क्योंकि भाई परमानेंट फॉल को वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपनी बुक में कि भाई इन्वेस्टमेंट हमारी 10 करोड़ से गिर गई, तो पीएनएल में आपको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। अब हमारे टाइम पे हमारे टीचर ने या फिर जो भी बेटर प्रेजेंटेशन थी उस हिसाब से उन्होंने क्या सिखाया कि भाई आपका जो ये प्रॉफिट ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में, उस नेट प्रॉफिट को ले लो और चेंज को भी रिकॉग्नाइज कर लो। जैसे कि अब 20 करोड़ रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था तो ऐड कर लो, 12 करोड़ से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था तो ऐड कर लो, माइनस कर लो कितना, 10 करोड़ रुपए, और यहाँ पर दिखा दो कि नेट प्रॉफिट जो भी आपको लिखना है वो लिख के दिखा दो। तो वो भी एक प्रेजेंटेशन का वे था। थोड़ा थोड़ा लाइंस में लिखना आपको जरूर आना चाहिए, एएस1 की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन आपका इसमें जो मैं कंक्लूड कर देता हूं, इसमें क्वेश्चन आपसे ये कहने की कोशिश करेगा कि कंपनी ये कहना चाहती है क्योंकि हम लॉस को पूरा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता कि कितना हमें इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रहा है, कितना क्या पे करना है, हम रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, हम वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उस दिन रिकॉर्ड करेंगे। बेटा आपको सबसे पहली चीज क्या बताई गई थी, प्रूडेंस। तो प्रूडेंस के हिसाब से अगर कोई चीज आपको एस्टिमेटेड दिख रही है तो उसको रिकॉर्ड करो। तो कंपनी को यहां पर जो इनका क्या कहते हैं डेप्ट कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हल्की हालांकि कंपनी क्या करिए, इसको हम करेंगे क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज अ डेप्ट। बेटा आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी आपसे यही कहेगा लास्ट में, देख लो। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरड्यू इंटरेस्ट अमाउंट व्हिच आर सेटल्ड द लायबिलिटीज शुड बी एक्रूड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट सेटल्ड। भाई आपको क्वेश्चन पूरा पूरा यही बताएगा कि जितना आप सेटल करना चाहते हो उतना आपको लिखना है, और कंपनी की इंटेंशन सही नहीं है, ये भी कंपनी पक्का बोला होगा इसने, इसमें आप पूरा एक बार पढ़ोगे आपको ये पक्का इसमें बोलेगा ये क्वेश्चन कि भाई इसकी इंटेंशन सही नहीं है, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है तो आपके एएस खत्म। अब मैं आता हूं आपके साथ एक बेस्ट चीज पे, देखो ओके। हालांकि ना एएस1 मैंने यहाँ पूरा लगा रखा है, याद रखना जो अपने मॉड्यूल में भी नहीं होता वो एमसीए की वेबसाइट पे मिलता है आपको, सारी एमसीए की चीजें यहीं पर लिखी हुई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपके संग क्यों लाया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कब का पेपर है, यहाँ दिखा देता हूँ, दिसंबर 21 एग्जाम, स्क्रीनशॉट मैंने वहीं से लिया हुआ है। मींस ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था 5 नंबर के लिए। अब जिसने एएस1 को कॉम्प्रोमाइज करा हुआ था बेटा उसके तो गई, उसके तो लग गए ना 5 नंबर के, खत्म कहां उसकी कहानी 5 नंबर के लिए। तो बेटा हमें अपने 5 नंबर को लगाना नहीं है, बचाना है। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन देख लो, अगर क्वेश्चन में एक भी रत्ती भर सा चेंज है तो मुझे बता दो, बस फिगर चेंज करी गई है, नाम चेंज करा गया। 1,24,000 रुपए से फीफो मेथड कर रहे थे, इंस्टीट्यूट इतना चेंज करता है, अब इतना तो करने दो कम से कम।
ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड पे जो अगर हम कर रहे हैं तो 1,15,000 हो रहा है, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी 1,54,000। तो बेटा इसको तो मैंने काट दिया। अगेन मैं लिख भी दूंगा कि कंपनी विल वैल्यूएट इट इन्वेंटरी कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। इन द केसेस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड वी विल ऑप्ट फॉर 1,15,000 बिकॉज ऑफ लोअर कॉस्ट। खत्म कहानी। ये मैंने लिख के दिखा दिया, वहीं से पकड़ लिया ना पैटर्न। तो बस मुझे याद नहीं करना है, थोड़ा सा एनालाइज करना है, मुझे याद रहेगा। ओके, ओल्ड पॉलिसी क्या थी? फीफो। न्यू पॉलिसी क्या है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज ही है ना, वेटेड एवरेज। चेंज इन इफेक्ट, चेंज इन पॉलिसीज में कितना इफेक्ट आया, किस लिए कर रहा हूं? बेटर प्रेजेंटेशन एंड बेटर कंजम्पशन पॉलिसीज के लिए। लिख दिया, वहीं से याद करके लिखा है मैंने, बेटर प्रेजेंटेशन एंड बेटर कंजम्पशन पॉलिसीज ऑफ इन्वेंटरी। कितना चेंज हुआ है? तो बस बेटा कुछ नहीं, 1,24,000 रुपए पहले था, अब 1,15,000 है, तो दैट मींस 9,000 रुपए का आपका डिक्रीज इन प्रॉफिट होगा। अब लिख दोगे रिडक्शन इन प्रॉफिट बाय ₹9,000 एंड इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ ₹9,000। खत्म कहानी। ये क्वेश्चन आपका बताओ 3 नंबर में या 2 नंबर में, 2.5 नंबर में पूछा गया था, क्योंकि इसके अगेंस्ट एक और क्वेश्चन था जो इसी का था। तो AS1 का क्वेश्चन अगेन ये वाला क्वेश्चन है। डी के 2 पार्ट थे दिसंबर 2021 में। अगेन यहां पर ध्यान से सुनना। अच्छा, ये क्वेश्चन ना पहले आपका एसएम में हुआ करता था। ये क्वेश्चन आपका एसएम में पहले हुआ करता था। हमारे टाइम पे था, आपके टाइम पे मैंने देख लिया नहीं है, क्योंकि एसएम में क्वेश्चन मिनिमाइज कर दिए गए हैं। बट आपने जिस भी टीचर की पढ़ी होगी उसने इस क्वेश्चन को पक्का इनकॉर्पोरेट रखा होगा अपनी बुक्स में, क्योंकि हटा ही नहीं सकते ना। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोविजन रेज बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवैल्यूएशन होता है, और दूसरा है कि भाई 12 साल के महीने पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहेगा कि भाई कंपनी क्या कर रही थी, कई बार टेक्निकल इवैल्यूएशन की वजह से प्रोविजन बना रही थी, या फिर 12 मंथ के बेसिस पे बना रही थी। अब यहाँ पर कंपनी चेंज करेगी। भाई कंपनी कहेगी कि हम क्या कर रहे हैं, नॉन मूविंग स्टॉक को किस पे कर रहे हैं, नॉट इशूड फॉर द लास्ट 12 मंथ्स अप टू द नाउ, इस पे कर रहे थे। नाउ द कंपनी वांट्स टू मेक द प्रोविजन ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन। किस पे बनाना चाहती है? टेक्निकल इवैल्यूएशन में बनाना चाहती है, जिसमें हमारा प्रोविजन कम बन रहा है। कम बन रहा है ना। अगर 12 मंथ्स के बेसिस पे बनाता तो कितना बनता? 5 लाख। अब सिंपल बात है, प्रोविजन कम बन रहा है, आप लोग इतना खुद समझदार हैं, तो पहले तो पूरा लिखोगे कि बेटर प्रेजेंटेशन की वजह से कर रहे हैं, न्यू पॉलिसी क्या थी, ओल्ड पॉलिसी क्या थी, और रीजन ऑफ चेंज डाल दोगे, बेटर कंप्लायंसेस या फिर बेटर इवैल्यूएशन। खत्म कहानी। इफेक्ट क्या डालोगे? भाई आपका प्रोविजन कम हो रहा है 1 लाख से, तो आपको उसका इफेक्ट डालना पड़ेगा। ठीक है। तो सजेस्टेड आंसर को इतना फॉलो नहीं करना होता, पढ़ना होता है, और सजेस्टेड आंसर से जो कीवर्ड्स है वो उठाने। अब कंजम्पशन रिडक्शन ये मैंने डाला ना यहाँ पर, तो उसी तरीके से आपको वो सारी चीजें डालनी है जो आपको यूज आएगी। ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। AS1 आई ट्राइड माय लेवल हार्ड कि AS1 को मैं थोड़ा सा इजी बना दूं आपके लिए। अगली वीडियो AS2 के बाद हम कंटिन्यू करते चलेंगे। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट। बाय बाय।